हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अब तक जो हमने अध्ययन किया उसका आज हम रिवीजन ले रहे हैं। तो रिवीजन सेशन 1 हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। 1 या 2 सेशन में हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने भारत में कंपनी विधान का परिचय पढ़ा था, और कंपनी विधान के परिचय में हमने पढ़ा था कि कब कब कंपनी विधान भारत में और कब से शुरू हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना से सबसे पहले जो कंपनी की स्थापना हुई वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और उसकी शाही अधिकार पत्र द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद में जो अधिनियम बना या कानून बना वो उसके संबंध में 1844 में बना, और कुछ वर्षों के बाद में भारत में सन 1850 में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बना, जो इंग्लैंड के 1844 के कंपनी संबंधी कानून से मिलता जुलता था। उसके बाद में भारत में 1857 में नया संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित करके और कुछ कमियों को पूरा किया गया। तत्पश्चात 1860 ईस्वी में बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों को सीमित दायित्व रखने की छूट दे दी गई, और उसके बाद में 1860, 1866, 1882, 1913, 1956 ये अधिनियम जो है बाद में कंपनी अधिनियम बनाएगा। आज वर्तमान में जो हम अधिनियम कंपनी अधिनियम पढ़ रहे हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है कंपनियों पर। और ये 2013 कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो 18 दिसंबर 2012 को राज्यसभा द्वारा तथा 8 अगस्त 2013 को लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया, और 29 अगस्त 2013 को महामहिम राष्ट्रपति की विधेयक पर सम्मति प्रदान कर दी गई, और यह क्या बन गया, अधिनियम बन गया। अब बात आती है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, या फिर लैंडमार्क प्रोविजंस इसके कौन कौन से हैं। तो लैंडमार्क प्रोविजन में अधिनियम जो है वही लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर और 2012 तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया, और 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई। विषय वस्तु में देखिए इसमें जो है कुल 29 अध्याय, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं, और इसमें प्रवर्तक को भी इस बार सम्मिलित किया गया है। एकल व्यक्ति कंपनी का इसमें को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा निगमीय सामाजिक दायित्व की जो अवधारणा है उसमें जो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ की कम से कम 2% राशि निगमीय सामाजिक दायित्व की में व्यय करनी होगी, और प्रतिभूतियों का निजी आधार पर निर्गमन जो है वो भी किया जा सकता है, ये व्यवस्था की गई है। संचालक मंडल जो होते हैं, एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होना अनिवार्य होता है, और बाकी सभी प्रकार की कंपनियों के लिए अधिकतम संचालकों की संख्या 15 तक ही रखी गई है, और एकल व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। निवासी संचालक जो होता है, देश में पहली बार यह व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में कि एक निवासी संचालक की व्यवस्था भी की गई है। महिला संचालक व्यवस्था, स्वतंत्र संचालकों की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा संचालक समितियों के निर्माण की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति KMP जो हमने पहले पढ़ा था वो नियुक्ति की अनिवार्यता कर दी गई है, और सचिवीय मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया। सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया, और वार्षिक साधारण सभा पर प्रतिवेदन देना अनिवार्य किया गया। एक वित्तीय वर्ष जो है, समान वित्तीय वर्ष रखा जाएगा पूरे देश में। जो वित्तीय वर्ष जो होता है वो 31 मार्च को समाप्त होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही रहेगा। वित्तीय विवरण जो है वो भी प्रस्तुत करना होगा। बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाते के की जगह वित्तीय विवरण का उपयोग इसमें किया गया है। उसके अलावा आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई, अनिवार्यता कर दी गई है। अंकेक्षकों का जो है एक रोटेशन रहेगा, जो ऑडिटर्स होंगे उनका भी रोटेशन रहेगा। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय जो है वो इस अधिनियम में ये विद्यमान है, और अधिकरण एवं अपील अधिकरण
की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। और विशेष न्यायालयों की स्थापना में जो विशेष दावे होते हैं उसकी सुनवाई की जाएगी। मध्यस्थता एवं समझौते की व्यवस्था की गई है। समापन की दशा में कर्मचारियों के अधिकार कौन से होंगे उसकी व्यवस्था की गई है। वर्ग कार्यवाही की भी व्यवस्था की गई है। ई गवर्नेंस जो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है उसकी व्यवस्था की गई है। ये सारी हो गई जो कंपनी विधान की युगांतकारी प्रावधान या विशेषताएं। अब बात आती है कंपनी की क्या विशेषताएं हो सकती है और कंपनी कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जो कंपनी जो होती है, कंपनी अधिनियम 2013 में इसकी जो परिभाषा दी गई है, कंपनी की परिभाषा दी गई है, वो है कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समावेशन हुआ। और कंपनी की विशेषताओं में जो समावेलित विशेषता कौन सी है। कंपनी एक समावेलित संस्था है, व्यक्तियों या व्यक्तियों द्वारा समावेलित होती है। इसमें अभिदाता होते हैं, तो निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 अभिदाता होने अनिवार्य होते हैं। सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या भी निर्धारित की गई है। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 तथा अधिकतम 200 तक हो सकती है और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 तथा अधिकतम असीमित होती है। और मुख्य विशेषता इसकी यह है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और कंपनी का जो है वैधानिक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, सार्वभौम मुद्रा होती है, सीमित दायित्व होता है, अंश पूंजी होती है यानी कि शेयर कैपिटल होती है और जो ट्रांसफरेबल शेयर होते हैं, अंतरणीय अंश होते हैं। पृथक संपत्ति होती है किसकी, कंपनी के सदस्यों का, कंपनी और कंपनी के सदस्यों की संपत्ति पृथक होती है। कंपनी की अनुबंध करने की क्षमता उसके सीमा नियम की भीतर होती है। प्रबंधकीय दल का निर्माण किया जाता है। बहुमत के द्वारा अभिशासन किया जाता है। वैधानिक दायित्व कई तरह के होते हैं, वो निभाने होते हैं। अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम में व्यवसाय अथवा संपत्तियां जो है वो रख सकती है कंपनी। माल अथवा सेवाओं का भी व्यवसाय कर सकती है कंपनी। संपदा या उपक्रम से पृथक अस्तित्व होता है किसका, कंपनी का। और कंपनी का जो निवास स्थान होता है वो उसका पंजीकृत कार्यालय जो होता है वही उसका निवास स्थान होता है। राष्ट्रीयता के बारे में जो है किसी कंपनी किसी देश की नागरिक तो नहीं होती है, लेकिन उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका सम्मेलन होता है। कंपनी नागरिक नहीं है एवं मूल अधिकार भी इसके नहीं होते हैं। कंपनी का कोई चरित्र नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब कंपनी का नियंत्रण शत्रुओं के हाथों में चला जाता है तो वह शत्रु राष्ट्र का चरित्र धारण कर लेती है। सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन होती है कंपनी और कंपनी के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। ये हो गई कंपनी की मुख्य विशेषताएं। अब हम लेते हैं कि कंपनियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। जो कंपनी होती है उसको कई वर्गों में बांटा गया है, तो मैं एक के बाद एक आपको वर्ग बता देती हूँ। एक तो पहला है निर्माण की विधि के आधार पर, फिर दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, नियंत्रण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर और अन्य कंपनियां भी कुछ होती हैं। तो ये कुछ वर्गीकरण के जो पॉइंट हैं वो कंपनियों के वर्गीकरण होते हैं। अब लेते हैं हम निजी कंपनी किसे कहते हैं। निजी कंपनी की एक परिभाषा दी गई है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों यदि है तो उसके हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है और इन सदस्यों में कुछ सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। वो कौन से सदस्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य या अंशधारी भी हैं। ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। और लास्ट में अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है, उसे क्या कहते हैं, निजी कंपनी कहते हैं। अब निजी कंपनी के कुछ विशेषाधिकार हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या जैसे 2 होती है, प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता है, न्यूनतम अभिदान जो होता है के बिना ही वह प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है, संचालकों की न्यूनतम संख्या भी 2 हो सकती है, स्वतंत्र संचालक जो होता है
वो निजी कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। रिटायर होने वाले जो संचालक होते हैं वो भी बारी से अनिवार्यता नहीं होती है। संचालकों लघु अंशधारियों का जो संचालक होता है उसमें जैसे कि अनिवार्यता नहीं होती है। संचालक पदों की संख्या जो होती है उसकी भी अनिवार्यता नहीं है। तो इस तरह से कई सारे विशेषाधिकार हैं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो होता है वो निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का भी भुगतान कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी 11% की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। तो इस तरह कई सारे विशेषाधिकार होते हैं। जैसे वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन जो है वो भी निजी कंपनी को देना अनिवार्य नहीं होता है। तो ये सारे जो है विशेषाधिकार निजी कंपनियों को मिले हुए हैं। अब आती है बात, एक व्यक्ति कंपनी किसे कहते हैं। एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक ही व्यक्ति सदस्य होता है। अब एक व्यक्ति कंपनी के जो विशेषाधिकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति कंपनी में भी अभिदाताओं की संख्या जो है न्यूनतम एक ही हो सकती है। न्यूनतम सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या भी एक, संचालकों की संख्या भी न्यूनतम एक अनिवार्य है, अधिकतम का नहीं कह सकते हम। और इसमें संचालक मंडल की सभाएं बुलानी अनिवार्य नहीं होती है। संचालक मंडल की सभाओं की जो संख्या होती है वो प्रतिवर्ष एक व्यक्ति कंपनी को प्रतिवर्ष कम से कम 2 सभाएं ही आयोजित करनी पड़ती है, जबकि बहुव्यक्ति कंपनी को 4 सभाएं आयोजित करनी पड़ती है। संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति भी एक व्यक्ति से ही पूरी हो जाती है, मतलब गणपूर्ति पूरी करने का पालन नहीं करना पड़ता है। और एक व्यक्ति कंपनी को वार्षिक साधारण सभा भी नहीं बुलानी पड़ती है। तो इस तरह से कई सारे विशेषाधिकार हैं और भी कई सारे हैं जो हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर आप अध्ययन कर लें इसका। अब बात आती है कि कंपनी का जो निर्माण एवं समामेलन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो समामेलन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है प्रवर्तन अवस्था, दूसरी है पंजीयन और समामेलन अवस्था और तीसरी है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड प्रमोशन ऑफ कंपनी, ये सारी जो है कंपनी की निर्माण की अवस्थाएं होती है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।